5 था, वैसे टू भी नहीं होगा। पढ़ के आना है हम अच्छे से, मुझे पढ़ के आ गया। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ? कूलम्स लॉ जस्ट लिखे थे, राइट? K Q1 Q2 by Coulomb's constant, permittivity of free space और epsilon naught का वैल्यू। K का वैल्यू हाँ तो अभी बताएंगे। K का वैल्यू 9 × 10⁹ बताएगा था कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। चलो देख लोगे यहाँ पर हम लोग एयर मीडियम में हम लोग जब लिखे थे F का वैल्यू लिखा था K Q1 Q2 by this K is 1/4 pi epsilon और इसी का वैल्यू एक्चुअली 9 × 10⁹ ये जब कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है तो ये हम लोग आता है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट अगर देखेंगे तो ये है न्यूटन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर और ये कूलम इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइड हो गया, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और यहीं से फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया था एंड 8.854 और 4 छोड़ देते हैं 85 ही लिखते हैं फिर 10⁻⁻12 और इसका यूनिट इसका जस्ट इनवर्स होगा विच इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भाई इसमें से कोई चीज छूटा हुआ है तो उसको लिख लोगे। इसके बाद हम लोग अगर मीडियम दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कोई मीडियम दूसरा हो जाए एयर के बजाय तो उस केस में K का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, समझ आया कि नहीं? एयर के अलावा और कोई मीडियम या किसी मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो उस केस में K का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। अब उस केस में K का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? इट इज 1/4 pi एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ क्या होगा? एप्सिलॉन, ये नॉट हटा देंगे तो वो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये समझ में आ गया? और हम इसके आगे लिख लेंगे और एनी अदर मीडियम between the two charges this K equal to 1/4 pi epsilon naught और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर सिर्फ क्या रहेगा? एप्सिलॉन रहेगा या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught into K, यानी एप्सिलॉन का जब क्या लिख दिया गया? एप्सिलॉन नॉट into K। Where this K is called, K को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये समझ आ गया? इसके को जो हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखें where epsilon is epsilon naught into K
This implies that K equal to epsilon divided by epsilon नॉट बोल सकते हैं। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट जो भी है, एप्सिलॉन ही बेसिकली है क्या, परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दो परमिटिविटीज का रेशियो अगर देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होता है, दो डेंसिटीज का रेशियो होता है, और यहाँ पर दो परमिटिविटीज का रेशियो है, वो भी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ये हम लोग का, इसको दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, एप्सिलॉन। हाँ, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया या लिख सकते हैं हम लोग, वेयर क्यू और के एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। एप्सिलॉन को बोल रहे थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कंप्लीट हो गया सब होगा। चलो एक चीज और इसमें हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन फॉर देख लें। जैसे यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं इन एयर, Q1 एंड Q2, और ये डिस्टेंस हम लोग R एयर लिख लें। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है F इन एयर कितना लिखेंगे, it is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R in air का स्क्वायर लिखेंगे। अब इनके जगह पर हम इसको एक मीडियम में रख लें, दोनों वही चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, लेकिन अब यहाँ पर एक मीडियम है, दिस इज मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, और इसमें हम लोग R मीडियम बोलते हैं इसको। तो इस केस में हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे फोर्स का, F इन मीडियम इज 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इन मीडियम का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कस दें गया कि दोनों में, इस केस और इस केस में फोर्स दोनों में सेम है, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों क्या है, इक्वल। तो उस केस में इन दोनों डिस्टेंसेस का रिलेशन क्या है, डाल सकते हैं ना। लिए F in medium is equal to F in air, then one upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R in medium का स्क्वायर
and this is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R in air. 1/4 pi epsilon naught और Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इधर 1/r मीडियम का स्क्वायर और ये इसके साथ k बचेगा ना, और इधर 1/r एयर स्क्वायर बचेगा। हम लोग कह सकते हैं कि k इंटू r इन मीडियम का स्क्वायर इक्वल टू r इन एयर का स्क्वायर, या यूं कहें कि r इन एयर कैन बी रिटन एज √k टाइम्स r इन। तो ये दोनों मीडियम में डिस्टेंस का रिलेशन हो गया। इसको अब ये एक रिजल्ट की तरह याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या था? ये तभी इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा जब दोनों केस में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए। ये नहीं कि कहीं भी इक्विवेलेंट डिस्टेंस आए तो लगा देंगे, ये कंडीशन के साथ आया है, समझ में कि नहीं? तो ये जो भी फार्मूला तुम याद रख रहे हो या जो भी फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं, उसके साथ जो कंडीशन लगा है उस कंडीशन के साथ याद रखो। ये किस कंडीशन के साथ था? क्योंकि हमेशा जहां पर भी आप नाम आ गया इक्विवेलेंट, तो ऐसा नहीं कि यही फार्मूला हमेशा ही, क्या इसके साथ वो कंडीशन है कि नहीं है, पहले चेक करेंगे ना। तो इसलिए किसी फार्मूले को हमेशा कंडीशन सहित याद रखें। हो गया? अच्छा, मान लो ये तो हम लोग कह रहे थे कि इसका फोर्स इस पे जो लग रहा है, इसकी वजह से इस पे फोर्स है और इसकी वजह से इस पे फोर्स है, दोनों एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मान लेते हैं इसके अलावा अगर कोई एक और फोर्स आ जाए, ये पहले लिख लिया था। जैसे ये हम लोग का है Q1 और Q2, इस पे हम लोगों का कहेंगे कि एक और चार्ज आ गया Q3, तो इस पे जो फोर्स है नेट फोर्स वो चेंज होगा या पहले ही वाला जो रहेगा चेंज होगा ना। यानी कि अब ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी अप्लाई करेगा। तो इसकी वजह से मान लेते हैं फोर्स सभी सेम नेचर का अगर मान लें, इसकी वजह से जो फोर्स इस पर है किधर, टुवर्ड्स राइट, रिपेल करेगा। ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब नेट फोर्स चाहिए इसको Q2 पर, इन दोनों का, तो ये आएगा तभी जब वेक्टर जोड़ने आता होगा, आता है सब लोगों को। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो थोड़ा सा जल्दी से उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मान लेते हैं ये कुछ चार्जेस हैं, एक यहाँ है Q1 और एक यहाँ पर था, इस पे हमको फोर्स निकालना है। ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। दिस इज Q2 Q3, उतना ही रहने दें। R1 R2 R3 आ जाओ भाई, लेट कैसे हो गया बाबा? ओ उधर उधर जब ये Q1 Q2 Q3, अब यहाँ से इसकी वजह से यहाँ कोई चार्ज हम लोग का Q है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो सभी सेम नेचर के मानते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स है इस डायरेक्शन में आएगा F1,
इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है इसी लाइन के अलाउंग होगा हमेशा और इस डायरेक्शन में आएगा F2। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है इसी लाइन के अलाउंग रहेगा और इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज F3। अब इस पर नेट चाहिए तो इन तीनों का रिजल्टेंट हम लोग लिख लें। बना लो भाई जल्दी से। तो according to superposition principle, net force on charge q is given by F equal to vector sum of all the individual forces F1 plus F2 plus F3. तो जल्दी से लिख लोगे। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें। अब सब लोग लिख क्या? चलो इसमें क्वेश्चन सब हम लोग लिख लेते हैं छोटा सा पहले। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। क्वेश्चन लिखें। Force between two charges in air. Force between two charges in air is F0. ये हम लोग का F0. Force between two charges in air is F0. Now, magnitude of each charge is doubled. Now magnitude of each charge is doubled and separation is also doubled. And separation is also doubled in a medium of dielectric constant. In a medium of dielectric constant K equal to 4. In a medium of dielectric constant capital K लिखते हैं हम लोग, K equal to 4. Find the new force between the two charges. Find the new force between the two charges. F0 by 4. क्या सब लोगों को मिला क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तुमको दिया गया था। ऐसे कितने लोग मिल गया? अभी कुछ लोग बाकी है। क्या दिक्कत है पापा? अरे इधर वाले लोग, अरे कहाँ खो गया? बन गया? बना कि नहीं बना? बोल नहीं रहा। क्लास में बिल्कुल ध्यान से, मैंने कहा था ना पिछले ही क्लास में कि खेलने के मूड से बैठोगे तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। अभी हम लोग एयर में जो फोर्स लिखे थे क्या लिखा था अभी? मान लिया कि दिया नहीं है चार्ज का वैल्यू, तो हम मान लेते हैं अपने तरफ से K Q1 Q2 by R।
तो हम लोगों का k का वैल्यू कितना लिखे थे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये मान लिया r हम लोगों का एयर में डिस्टेंस था और किसी का वैल्यू हमको दे रखा था कितना f0, बोला गया कि f0। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या कर दिया, डबल कर दिया और उसको अब किसी मीडियम में रखा। तो फोर्स इन मीडियम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इट इज 1/4πε0 K, लेकिन अब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा के रख रहा है, यानी कि 2Q1 इंटू, मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए क्या किया हुआ। R इसको भी डबल कर दिया गया था 2R का होल स्क्वायर, और ये हमारा F डैश, तो इसी का वैल्यू तो बताया पूछा गया था। तो हम लोग इन दोनों का अगर वैल्यू देखें तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, इट इज सिंपली F इन एयर डिवाइडेड बाई K बच गया, समझा कि नहीं। इसको देखेंगे तो इसके अलावा बाकी जो बचा है यही लिखा हुआ है, और K का वैल्यू कितना था, ये पहले समझ में आ गया क्या सबको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है फिर। यहाँ पर अभी कितने लोग हैं जितना कोई पिछले क्लास में एब्सेंट था, ऐसा कोई हो जो पिछले क्लास में एब्सेंट था? 2 लोग। तो पिछले क्लास में जो एब्सेंट था उसको कहीं से आप लोग नोट्स वगैरह लिखे लिख चुके, और लिखने से समझ में आ गया तो नहीं होगा, क्योंकि अब कल थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था तो इसलिए समझ में आ भी गया होगा। बट जो भी है छूटता है उसको नोट्स अपना लिखो और लिख के टीचर के पास लेके जाके उसको अच्छे से समझ लो, और कोशिश करो कि अगला क्लास होने से पहले ही अगर समझ लोगे तो अगले क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक ये पहले भी बताया गया होगा सबको, ठीक है ना। बस दिक्कत हमारे साथ हम फॉलो नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, या डायग्राम ही बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस, यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस, इसको हम लोग बोल देते हैं Q1, Q2 और Q3। ये डिस्टेंस भी डी है, ये भी डी, और इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं, कैपिटल Q, दिस इज -Q एंड दिस इज 2Q। डायग्राम बना लो जल्दी से। क्वेश्चन लिखोगे भाई, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज एज शोन इन फिगर। फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज एज शोन इन फिगर।
कोई जगह आने से पहले एक बार थोड़ा समझा दें। इस पर अगर फोर्स निकालना है, इन दोनों का फोर्स निकालेंगे पहले इंडिविजुअल और फिर उसका वेक्टर सम। अभी बताना जी, इस पर निकालना है तो इसके अलावा 3 चार्जेज है ना, तो इनकी वजह से इस पे फोर्स है। इस पर अगर देखना है तो इन दोनों की वजह से फोर्स होगा, इस पर अगर है इन दोनों की वजह से देखना होगा। समझ आया कि नहीं? चलो थोड़ा करके बताओ तो जल्दी से। इस तरह क्वेश्चन ग्रेविटेशन वगैरह में हुआ होगा। मैंने कहा था पूरा ग्रेविटेशन ही है, बस यहाँ चार्ज होता है वहाँ मास होता है। जो नेट फोर्स आएगा उसके साथ डायरेक्शन बताना, लेफ्ट और राइट। स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस आई का Q2 पर यानी बीच वाले पर। सर Q1 पे k q स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर आई और सर Q3 पे माइनस 3/2। नहीं, ये Q2 पे जो बता रहे हो सही दिख रहा है? Q2 नहीं सर, डायरेक्शन गलत दिख रहा है, प्लस में आएगा, प्लस आएगा। सर लास्ट वाले पे माइनस 3/2 k q लास्ट मतलब Q3 माइनस 3 k q स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर k q स्क्वायर बाई आई क्या ना सर, अगर तो माइनस किस बेसिस पे बोल रहे हैं? माइनस साइन जो हम ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तभी ना नेगेटिव लिए, तो हम ले वही तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो ये आई कैप और माइनस आई कैप लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरह से सिर्फ लिख सकते हैं क्या अंदर? या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे और हम डायरेक्शन बताएंगे लेफ्ट और राइट, या तो उसके साथ आई कैप और माइनस आई कैप लगा के बताएंगे। समझ में कि नहीं? हाँ, Q1 पे कितना 2q स्क्वायर बाई माइनस आई कैप सही नहीं लिखा, ये नीचे आना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें अच्छा, इसमें तो माइनस आई किस पर, किस पर, कौन से चार्ज से बोल रहे हो? फर्स्ट मतलब Q1, Q1 का इधर लिखा हुआ था। सॉरी, हाँ, ये Q1 का है और ये Q3 का था और ये है Q2 का। Q1 का माइनस आएगा।
ये Q1 यही है ना, पॉजिटिव आना चाहिए। चलो अब कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लो, अब यहाँ ध्यान से देख लो। पहले तो ये डिसाइड करना है कि इस पे जो इन दोनों की वजह से फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स F2 बोलेंगे, इसका फोर्स F1 बोलेंगे, इसका F3 बोलना है, समझा कि नहीं? तो इस पर हम फोर्स देख रहे हैं 2 और 3 का, तो 2 की वजह से इस पे फोर्स किधर होगा? अट्रैक्शन का मतलब डायरेक्शन, राइट साइड होगा। तो दिस इज F2, F3 यानी 3 का जो फोर्स इस पर है वो किधर है? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल करेगा। इसमें फोर्स इधर हो गया F3, समझ में आया कि नहीं? इस पर इस 1 का फोर्स होगा और इस 3 का फोर्स होगा, समझ में आया कि नहीं? लेकिन फिर यहाँ पर भी F3 लिखना नहीं पड़ता, उससे अच्छा है कि इसको हम बोलते हैं F1 2, आप समझ में आए? इसको लिखेंगे F1 × 3, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि सब पे लिखना पड़ेगा। इस पर अगर देखें तो इस 1 की वजह से भी होगा और 3 की वजह से भी, तो इस 1 की वजह से इसमें फोर्स किधर है? नेगेटिव एक्स यानी कि लेफ्ट की तरफ आएगा, और ये हम लोग कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी वजह से किधर है? राइट साइड। ये भी नेगेटिव है तो अपने तरफ खींच रहा होगा इसको, तो ये हो गया राइट साइड में F/2 ड्यू टू 3। उसी तरह से 3 पर फोर्स, बाकी इन दोनों की वजह से देखेंगे तो इस 3 पर 1 की वजह से किधर? राइट साइड आएगा, F/3 ड्यू टू 1, और इसकी वजह से अभी नेगेटिव है तो ये अपने तरफ खींचेगा ना, तो ये इसका फोर्स हम लोगों का ये हो गया F3 भाई। अब डायरेक्शन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्योंकि अब डायरेक्शन जैसे ही उल्टा बनाओगे फिर सब कुछ उल्टा हो जाने वाला। अब देखो इसमें हमेशा हमने कहा था कि ये जो फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है कि नहीं होता? ये दो फोर्सेस हैं, इस पर कितना लगा होता है, इस पर ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये फोर्स और ये फोर्स, क्या ये भी तो इक्वल अपोजिट हुआ? तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ही लग रहे हैं। 1 2 और 2 1 दोनों बराबर होगा, 1 3 और 3 1 दोनों बराबर होगा। ये वाला 2 3 और 3 2 बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर F12 इक्वल टू F21, और इसका वैल्यू अगर लिखें तो कितना? KQ1 Q2 बाई D स्क्वायर, KQ1 Q2 माइनस Q को, अब देखो यहाँ पर माइनस जब हम लोग ले रहे हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इस माइनस साइन से हमने डायरेक्शन डिसाइड किया था। माइनस साइन से क्या कहते हैं वो? डायरेक्शन डिसाइड किए थे। अब सिर्फ उसका क्या लिख रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन का कोई काम है क्या? नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग माइनस साइन जो है उससे डायरेक्शन डिसाइड किए हैं, इसमें मैग्नीट्यूड में इसका कोई रोल नहीं। क्लियर हो कि नहीं? यहाँ पर KQ1 Q2 बाई D स्क्वायर F23 इक्वल टू F32 एंड दिस इज इक्वल टू ये वाला K into Q into 2Q, that is 2KQ square by D square। F31 और F13 दोनों बराबर है। अब 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस 2D हो गया। चार्जेस कितने हैं? 2KQ स्क्वायर बाई 2D का होल स्क्वायर, और ये कितना आया? KQ स्क्वायर बाई 2D। समझ में आ गया? अब ये सब मैग्नीट्यूड वाइज हैं।
अब अगर हम लोग बोले तो इसके साथ अगर वेक्टर लगाते हैं या यूनिट वेक्टर तो क्या लगेगा, प्लस आई कैप होगा ना जी। जितना पॉजिटिव एक्स में है उनके साथ प्लस आई कैप मल्टीप्लाई होगा और जितना नेगेटिव में है उसके साथ माइनस आई कैप मल्टीप्लाई होगा। अगर वेक्टर में लिखना है तो समझ आ गया। तो मान लेते हैं हम लोग नेट फोर्स वेक्टर में ही लिख रहे हैं। फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1, let us suppose this is F1, कितना लिखेंगे। अब 1 2 और 1 3 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 2 को हम प्लस आई और 1 3 को माइनस आई, तो F12 प्लस आई कैप प्लस F13 माइनस आई कैप। दो वेक्टर का डायरेक्ट सम हो गया कि नहीं। या अगर हम लोग आई कैप कॉमन कर दें तो इट इज F12 माइनस F13 इंटू, इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, F12 सबसे ऊपर है और F13 सबसे नीचे है। दोनों का डिफरेंस कितना आया, KQ स्क्वायर बाई 2D स्क्वायर आया, तो प्लस आई में है। मैं देख लो भाई जिसका नेगेटिव साइन आ रहा था थोड़ा गलती समझ में आया। उसी तरह से Q1 Q2 पर नेट फोर्स ऑन Q2 कितना हो गया, F2। तो आप डायरेक्ट बताओ तो, अब इतना सारा ना नहीं लिखना पड़े भाई। Q2 पर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 3 नहीं बीच में है और 2 1 ऊपर में है ना जी। तो बीच वाले में से ऊपर वाले को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, सही है ना, 2 माइनस 1, ठीक है। और इसमें भी ये समझ में आएगी नहीं पहले, नेट फोर्स ऑन Q3 F3 इक्वल टू इसमें कितना 3 1 हम लोगों का ज्यादा है और सॉरी प्लस में और 3 2 अपोजिट में है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, अरे ज्यादा कौन है, 3 2 ज्यादा है ना। 3 2 इसमें ज्यादा होगा, 3 1 कम हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि डोमिनेट कौन कर गया, 3 2, तो नेट फोर्स तो उधर ही आएगा ना, कितना 3KQ स्क्वायर बाई 2D स्क्वायर माइनस आई। इसलिए मैंने कहा था कि वेक्टर अच्छे से सब लोगों को आना जरूरी है, तभी पूरा 12th अच्छे से डील कर पाओगे। चलो भाई, जिनको भी दिक्कत हो थोड़ा सा जल्दी से नोट करोगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। इधर वाला लिख लिए क्या,
+4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर रखा हुआ है Q2 इज -1 माइक्रोकूलम। इसको हम लोग फेल कर देते हैं। -10 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। उनको बताना है कि यहाँ जो P पर जो चार्ज है उस पर फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कितना है। हाँ, ये वर्जिन है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0। फाइंड फोर्स ऑन Q2 इन वेक्टर फॉर्म। ये इतने से समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन क्या है। जो अब ज्यादा लिख पाने के लिए फिर ज्यादा टाइम चाहिए। इस Q2 पर जो फोर्स है वो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताना है। चलो, ये वेक्टर का टेस्ट है तुम्हारा। अभी सब लोग बोला था कि पढ़ के आए हैं। माइनस के कैप डायरेक्शन 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 3i प्लस 4j अपॉन 5 5 डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड 8k बाई 8k बाई हाँ, k का वैल्यू रख लीजिए। प्लस माइनस ना, तो डायरेक्शन को अपोजिट आएगा ना जी। ठीक है, तो जो कॉमन हो रहा है दोनों में कहाँ इतना बड़ा बड़ा टर्म लिख रहा है। जो कॉमन हो रहा है कॉमन करके लिखो। एक वेक्टर में हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जिसमें जितना कॉमन हो सकता है उसको बाहर लिख दो। एक मिनट, ये डिस्टेंस हम लोगों का 5 दिख रहा है। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 है, सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे ये -12 प्लस 9 -3, एक और है ये -2, तो 9 इंटू 4 36, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अब इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। ये तो अभी मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो फोर्स है, सबसे पहले तो इसका फोर्स हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलग आएगा। अब ये जो है इस पे फोर्स किधर लगा रहा है,
अवे और टुवर्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो अपने तरफ पुल कर रहा होगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब इस डायरेक्शन में हम लोगों का वेक्टर अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे कि अगर ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है इसको हम आर वेक्टर अगर बोल दें तो इस आर वेक्टर के अपोजिट ही तो दिख रहा है ना जी। तो हम कहेंगे कि इस f का जो वैल्यू है दिस इज f वेक्टर। अब f का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, f वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो f इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप। ये सब वेक्टर में पढ़ाया गया है। आर कैप ही हमारा यूनिट वेक्टर बताता है ना जी। तो जिसमें आर वेक्टर क्या है? तो आर वेक्टर हम लोगों का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना? 3i प्लस। अब उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तब तुमको आर मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं which is f times minus r divided by mod of r। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। This implies that f equal to, this is 36 by 25 into 10 to the power minus 2 और माइनस आर का मतलब कितना? माइनस 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज दिस इज आर का। या माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना? 36 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसके साथ माइनस भी बाहर कर लो, 3i प्लस 4j। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंगल कौन सा एंगल? हाँ ठीक है वही। f मिल गया तो f cos थीटा और f sin थीटा वो भी लिख सकते हो। अब ये नेगेटिव i में दिख रहा है तो माइनस i कैप इसके साथ और इसके साथ माइनस a, तब भी आंसर वही भाई। जैसे भी लिखो आप आंसर सबको से मिलने वाला। इसीलिए तो मैंने कहा कि वेक्टर आना चाहिए। अरे ये इसमें अभी किसी को दिक्कत है क्या? हाँ f इक्वल टू ये हमने कहा कि ये इसको p को ज्वाइन किया तो एक हम लोग का क्या है? r वेक्टर। r वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? 3i प्लस 4j लिखेंगे। वेक्टर बताया गया ना। अब ये फोर्स जो F था इस R के अपोजिट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो R के अपोजिट वेक्टर कौन वेक्टर लिख सकते हैं? माइनस R। समझ गए? और माइनस R का यूनिट वेक्टर क्या है? माइनस R का। समझ आ गया? या जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हम लोग का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हुआ, तो इसको हम Fy बोलते हैं और इसको x बोल देते हैं। और ये अगर थीटा बोलोगे तो ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो इससे f cos थीटा और ये f sin थीटा। sin थीटा जो आएगा इसमें माइनस j का मल्टीप्लाई होगा, इसमें माइनस i का मल्टीप्लाई होगा, फिर से दोनों माइनस आएगा। समझ आए कि नहीं? तो जैसे भी करना है सेम आंसर। अभी भी किसी को डाउट है कोई? तो अगला क्वेश्चन देंगे, बना दोगे पक्का? सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके देंगे।
चलो ज्यादा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुमको नहीं देंगे, ये तुम्हारा प्रैक्टिस का है। इसमें हम लोग सीधे सीधे वैल्यू लिखते हैं x and this is y, a and this is b, ठीक है। ये हो गया 4a और इसको हम लोग लिख सकते हैं या उल्टा लिख दिए हैं। अब तो ठीक है, अब ये तो अब कहीं भी हो सकता है। अब ये मत बोलना कि इसको नहीं भी होना, मतलब समझ में आ गया कि इन दोनों पे चार्ज रखा हुआ है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, Q1, और इसको इन दोनों पे जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। फाइंड नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन ईच चार्ज। फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन ईच चार्ज as shown in figure. लाइट चार्ज के अंदर लाइट चार्ज के अंदर ऐसे सर लाइट चार्ज के अंदर लाइट, हाँ लाइट चार्जेस मानेंगे इसको। दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ही है। Q1, Q2, CE, सिर्फ आई गैप ऐसा दिख रहा है, आई गैप में आएगा। ये डायरेक्शन सही नहीं दिख रहा। आई गैप माइनस इसी में ये मैग्नीट्यूड ठीक है 5a और I माइनस जे भी ठीक है। A स्क्वायर तो भाई इसका मतलब अभी भी दिक्कत है। देखो अब ये इस यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले का दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसका है, वेक्टर का है। क्योंकि k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वो तो सब लोगों को लगाने आता है। दिक्कत यहाँ वेक्टर का है जिसको तुम बहुत हल्के में कंसीडर कर रहे हो। नहीं, अगर 12th बहुत अच्छे से आना है तो उसके लिए वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए।
जो कि तुमको 11th में पढ़ाया गया। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, ये घर जाने के बाद आधी पूरा शुरू से लेकर और लास्ट तक जो भी है वेक्टर एंड फोर्सेस, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार। समझ आया कि नहीं, कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे तो फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम आएगा और ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत कम आएगा, ज्यादा क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आता है ना, वो सब बताया गया होगा, इसलिए वो उसको बहुत अच्छे से सब पढ़ गया होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर अब ये पॉसिबल ही नहीं कि तुमको फिर वेक्टर हम यहाँ पढ़ाना शुरू करें, समझा कि नहीं, क्योंकि 12th का ही सिलेबस है भी इतना आगे। तो इसलिए जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पहले रिवाइज करो। यहाँ ध्यान दें सब लोग, ये दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन हुआ, इन दोनों चार्जेस को लाइन जो भी बन रहा है, इसमें से हम किसी भी एक पर पहले फोर्स निकाल लें अगर, तो दूसरे पर तो उसके जस्ट अपोजिट है, सीधे उसमें माइनस साइन लगा देंगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो मान लिया ए से बी की तरफ हम लोग एक वेक्टर डिफाइन किए, कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। तो इस पर लगने वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में हुआ, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इस पर अगर हम लोग दिखाएंगे तो दिस इज फोर्स ऑन ए। ये समझ में आया कि नहीं? तो इस बी के लिए हम लोगों का डायरेक्शन किधर है, आर के ही डायरेक्शन में हुआ। तो सबसे पहला चीज कि आर वेक्टर है कितना, व्हाट इज दिस आर वेक्टर। आर वेक्टर फिर कैसे लिखते हो, तो फिर से एक बार फिर बता देते हैं। हाँ, ये तो फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा क्लास। एरो जिस पॉइंट की तरफ है, समझ आया कि नहीं, दो ही तुझे तो है, एरो और इसका जिसको हम हेड बोलते हैं, और ये वेक्टर का हुआ ना। तो इस डायरेक्शन में हम लोगों का अगर वेक्टर है तो हेड का जो कोऑर्डिनेट है, टेल का कोऑर्डिनेट माइनस करके लिखते जाते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप मल्टीप्लाई करते हो। ये सारा बताया गया होगा वेक्टर में। तो इसमें से इसको माइनस करना है और उसके साथ आई अगर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए हैं तो जे कैप। ये सारा मल्टीप्लाई करते जाना है। ये समझ में आ गया सबको? तो इसमें आर वेक्टर कितना लिखे हम, इट इज 4a माइनस ए आई कैप प्लस माइनस 2a माइनस ए 2a है ना, ये कैप। समझ में आया कि नहीं? पहले ये कितना आया, 3a आई कैप माइनस 4a जे कैप, ए कॉमन कर लिए 3i माइनस, समझ आ गया। बताओ तो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर यही दिख रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 5a। अब इसमें हम लोग का आर वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये इसमें हम लोग इस मॉड से डिवाइड करेंगे तभी ना मिलेगा। तो सीधे सीधे यूनिट वेक्टर क्या आया, 3i माइनस डिवाइडेड बाई। तो कहने का मतलब है ये जो यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इससे हम लोग डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते। इसके साथ जो वेक्टर दिख रहा है वही क्या करेगा, डायरेक्शन डिसाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो भाई, ये यहाँ था, ये यहाँ था, कैंसिल हुआ ना। ये तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहली चीज की, जब कोई चीज समझाया जाए ना तो अपना दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर, समझ गए कि नहीं, या कुछ और करना, काम करना बंद कर दो। अदरवाइज होगा क्या, जो हम बोलेंगे फिर तुम्हारा उसमें क्वेश्चन उठ रहा है।
इसलिए बेटर है कि पहले उसको अच्छे से सुनो और तब उस पर फिर दिमाग लगाओ और फिर क्वेश्चन। ये 5 है हम लोग समझ में आ कि नहीं? हम क्या बोल रहे थे, इस वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है वो यूनिट वेक्टर डिसाइड नहीं करता है। कौन कर रहा है? इसके साथ जो वेक्टर लिखा हुआ है यही डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम डायरेक्ट इसी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यही मिला कि नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों का ये यूनिट वेक्टर मिल गया। मैग्नीट्यूड पता चल चुका है 5 है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? Fa इक्वल टू Fb विच इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R इज 5A का स्क्वायर। ये समझ में आया? अब इसके बाद लिख लो इसमें, दिस इम्प्लाई दैट Fa इक्वल टू माइनस Fb, और इसके साथ ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किए तो Fa लिख रहा है ना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 25A स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ये 3I माइनस 4J डिवाइडेड बाई 5। समझ आया कि नहीं? अच्छा, हम ऐसे क्यों लिखते हैं इसको? Fa के अपोजिट में ही है, तो हम डायरेक्ट अगर हम Fa का वैल्यू लिखेंगे तो ये भी मिल जाएगा ना। भाई ये Fb निकालने के लिए यही माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? समझ आया कि नहीं? तो इसलिए हम लोग दोनों एक ही साथ लिखते हैं। चलो नोट कर लोगे जल्दी से। ये चैप्टर से मैं फिर बार बार बोलेंगे हम हमेशा, 12 करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वेक्टर आना है। बाकी फार्मूला तो पहले से ही तुम अप्लाई करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका यहाँ वेक्टर का एप्लीकेशन ज्यादा है। समझ गए ना? इसलिए वेक्टर को बहुत मतलब हल्के में कंसीडर मत करो, इसको सीरियसली कंसीडर करो, जाके उसको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने कहा ना कि जो तुमको लेना है इधर या उधर, उसी के बेसिस पे हमने सारा लिखा हुआ है। तो हमने तो ये माना ही था ना, अरे आर वेक्टर क्या हमने माना? ए से बी की तरफ है, हमने मान लिया था। अब उसी के बेसिस पे तो हमने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्लियर बात नहीं? तो तुम मानने को इधर भी मान सकते थे, तो जो भी मानोगे उसी के बेसिस पे तुम प्रोसीड करोगे। क्लियर बात नहीं? ये सब में डिस्टेंस है। चलो इधर ध्यान दोगे। अब बात अब बिल्कुल नहीं, इसमें हमने क्या कहा था? 3 चार्जेस हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और साइड लेंथ कितना है? 1। तो इसमें से हर एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना है ये बताना। तो नेट फोर्स बताने के लिए मैग्नीट्यूड बताएंगे या वेक्टर फॉर्म में बताएं? यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डिसाइड नहीं है, इसलिए जो भी बताएंगे इसमें क्या बताएंगे? हम मैग्नीट्यूड बताएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज as shown in figure.
q square by a square root 3 √3 q square plus a स्क्वायर। सब लोगों को मिल गया? yes sir चलो भाई, बिल्कुल सही आंसर है ये आंसर कितने लोगों को मिला है वैसे? अभी भी सब लोगों को नहीं मिला जी। दैट मीन्स अभी भी दिक्कत है। इसमें क्या करना है? इधर रहने सब लोगों को। अरे इसमें किसी एक पर अगर पहले निकालें तो इस पर या इस पर, इसी पर हम लोग देखते हैं। इस पर फोर्स निकालने के लिए अभी हम लोग बोले थे ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसके अलावा दो चार्ज और, इन दोनों चार्ज की वजह से इंडिविजुअल फोर्स लगेगा, और जो भी इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम या रिजल्टेंट जो भी आएगा वो नेट फोर्स देगा। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो किधर है? इसी लाइन के अलावा होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये नहीं कि अब इसका फोर्स हम इधर दिखा देंगे। जब भी फोर्स किसी चार्ज का दूसरे चार्ज पे लगता है हमेशा उसी लाइन के अलोंग में लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? तो इसका इस पर जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो इसके तरफ होगा या तो इसके दूर होगा। इसके तरफ कब आएगा? जब ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा। लेकिन ये दोनों सेम नेचर का है, इसलिए इसमें हम लोगों का फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए? इसका इसी लाइन के अलोंग होगा लेकिन इससे दूर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फिर सेम नेचर का है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं इसका जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड एफ हो गया, तो क्या ये भी मैग्नीट्यूड एफ होगा? समझ आया कि नहीं? तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम हो गया, क्योंकि चार्ज भी सेम है दोनों और डिस्टेंसेस भी सेम है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर से आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट विच इज एफ नेट। और दो इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर जो होता है उसका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा। तो ये एंगल कितना? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री। समझ में आ गया सबको? बस इसका रिजल्टेंट लिखो। एफ का वैल्यू कितना? के क्यू स्क्वायर बाई एफ नेट अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 दैट इज एफ स्क्वायर कॉस 60 बना दीजिए। तो उस रिजल्टेंट का है। तो ये हो गया 3f स्क्वायर एंड दिस इज रूट 3f, और f का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई इसका इसका दोनों एफ का कंपोनेंट इसके अलावा तो संभाल लो कि ध्यान सुने। अगर मान लेते हैं ये 2f होता तो हमको तो ये निकालना है ना। अगर ये 2f होता तो फिर हम किधर कंपोनेंट ले रहे हो? कितने एंगल पर ले रहे हो? क्या उस केस में ये 30 होता? जो बोले ध्यान सुनो पहले। अगर ये 2f हो जाता यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अलग होता, तब तो हम लोग इसमें 30 एंगल पर नहीं ले सकते, तब तो कुछ और एंगल पर होता ना। तो कितने एंगल पर होता तो पहले तो एंगल पता चलेगा तब ना हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। इसमें वो लिख सकते हैं। समझा कि नहीं? क्योंकि इसमें हमको डायरेक्ट पता है कि दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो उसका हमेशा बाइसेक्टर के लॉन्ग रिजल्टेंट आता है। इस केस में हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं इधर और इधर, और इधर इसका और इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? इस केस में बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हर जगह कर सकते हैं जब ऐसा केस बनेगा। क्लियर हो गई? लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो उस केस में हम लोग नहीं। समझ आ गया सबको? हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल कर सकते हैं और आएगा भी वही। कैसे 30 डिग्री माने
नहीं 30 डिग्री माने नहीं, ये वेक्टर में ही था कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच का एंगल का बाइसेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, समझ आ गया? मैंने कहा ना कि वेक्टर पहले अच्छे से पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर सब कुछ आसान लगेगा। तो मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा कि हाँ ये वेक्टर में बताया गया था, समझ में आया कि नहीं? हाँ, या ऐसा पॉसिबल नहीं कि अब फिर पढ़ाना शुरू करना तुमको। तो ये जब याद दिलाएंगे तो तुम जाके उसको फिर अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे, समझ आया? अब देखो ये तीनों चार्ज आइडेंटिकल थे, इस पर अगर फोर्स देखना होगा तो क्या करेंगे? इसका देखेंगे तो इसका फोर्स इधर आएगा, इसका इधर आएगा, फिर इन दोनों का भी रिजल्टेंट ऐसे आएगा। इस पर भी अगर देखेंगे तो इन दोनों का फोर्स लगेगा इधर और इसका फोर्स इधर, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो क्या है, दोनों तीनों पर फोर्स इक्वल नहीं आएगा? तो हम लोग किसी भी एक पे निकालेंगे और बता देंगे कि तीनों पे यही फोर्स लग रहा है। समझ में आएगा सबको? अभी भी किसी को डाउट है इसमें? और जो भी है, जैसे अभी हमने कहा था कि ये जो चीज अभी ये बोल रहे थे, मान लीजिए इसको हम लोग 16 लिख करके क्या लिख लें? थीटा लिख रहे हैं और करके लिख लेते। एफ नेट इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos थीटा अंडर रूट, ये हो गया 2f² टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 cos² थीटा बाई 2 लिख सकते हैं अंडर रूट 2, इन सबका एक एक रूट निकल जाएगा, इट इज 2f cos थीटा बाई 2 एंड दिस थीटा बाई 2 इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर। इसलिए जब वहां पर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग ऐसे, अब ये f था और ये f था और ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी थीटा बाई 2, ये भी कितना? थीटा बाई 2। तो इसका जो कंपोनेंट था एक इसके परपेंडिकुलर और इसके अराउंड आया था ना, ये कितना है? f cos थीटा बाई 2 और ये है f sin, फिर इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, दिस इज f cos थीटा बाई 2 and this is f sin थीटा बाई 2। तो इनके जगह पर हम 4 फोर्सेज ले लिए, अब 2 ये और 2 ये, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया और ये दोनों आपस में ऐड हो गया, कितना आ गया? 2f cos थीटा बाई। समझ आया कि नहीं? तो चाहे जैसे भी करोगे आपको आंसर से मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और इसी तरह का, इसमें भी वही चीज है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज एज शोन इन फिगर। फिर वही जल्दीबाजी में ज्यादा दूर निकल गए, साइड ही है मान ले। अभी भी थोड़ा सा गलत है, चेक करो।
अभी ठीक हुआ। ये मिला कि नहीं? भाई प्रोसीजर के थ्रू चलो, जो भी हमने बताया ना उसी के थ्रू जाओ, समझ आ गया? अभी थोड़ा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो आना चाहिए अब, और उस पे जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा स्पीड उतना ही बढ़ेगा। अभी फिलहाल के लिए तुम टाइम लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही सॉल्व करो। रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 KQ² by 2A square KQ स्क्वायर बाई 2A square। थोड़ा सा हाँ अब ठीक हुआ। नहीं इस तरह से लिखेंगे तभी सही हुआ। अच्छा ये आंसर या KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर टाइम्स 1 बाई 2 प्लस रूट 2 ये भी तो लिख सकते हैं। तो कितने लोग आंसर ये मिला है? ओके कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, ठीक है। इधर देख लो भाई, जिन लोग बाकी हैं उनके लिए भाई देखो, इसके अलावा कोई भी हम लोग चार्ज ले रहे हैं, 1 2 3 4 है ना, तो किसी एक पर अगर फोर्स चाहिए तो मान लिया कि इस पर ले रहे हैं या इस पर ले सकते हैं। तो आसान कौन सा दिख रहा है? नीचे वाला थोड़ा ज्यादा स्पेस है दिखाने के लिए, तो इसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब इस पे हम लोग फोर्स दिखाएंगे तो इन तीनों का फोर्स दिखाएंगे ना। इसका फोर्स देखेंगे तो किधर है? इसका फोर्स राइट साइड, इसका फोर्स इस लाइन के अलावा, यानी कि ये डायगोनल जो बनेगा उसके अलावा है ना, तो इसका फोर्स इस डायगोनल के अलावा होगा। समझ आया क्या? इसको F1 बोल देते हैं, F2 बोल देते हैं, F3 बोल देते हैं। क्या F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? ये डिस्टेंस कितना है? रूट 2 है। ये डिस्टेंस A और ये भी A, चार्ज दोनों सेम है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। मान लिया इसको F हो गया और ये भी कितना, तो पहले ही हम लोग F डिसाइड कर सकते थे। अब ये हम लोग का जो है फिर से ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हुआ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो किधर आएगा? इसी के अलावा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी के अलावा आएगा, वो कितना? रूट 2F। डायरेक्टली क्या समझ में आया ना जी? हाँ दोनों 90 डिग्री पर है, और रूट 2F ये दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ऑलरेडी F3 उसी डायरेक्शन में है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए ना, इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे ऐड कर देंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में। समझ गए? तो ये जल्दी से तभी लिख पाओगे जब ये पूरा वेक्टर इतना दिमाग में या खोपड़ी में घूमेगा। समझ आएगी नहीं? अदरवाइज तो फिर घूमते रहेंगे हम। यहाँ पर F नेट, F का वैल्यू कितना? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और F3 विच इज F1 इक्वल टू F2, और F3 का वैल्यू कितना? KQ स्क्वायर बाई रूट 2A का होल स्क्वायर। That's why F net which is F3 plus root 2F, और F का वैल्यू ये है और F3 ये है। This is KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, और ये है 1 बाई 2 प्लस रूट 2। तो देखो ये जो फार्मूला या लॉ है उसमें दिक्कत अभी हमको नहीं है, अभी दिक्कत वेक्टर की है। आई थिंक ये जो लोग को रियलाइज हो गया होगा, नहीं इनको अभी नहीं आ रहा है, इनकी बात कर रहे हैं हम। इसलिए अभी पहले वेक्टर को ही खूब अच्छा करना है ताकि उसका एप्लीकेशन बाद में हम अच्छा कर पाए।
और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, सबके बात कर रहे हैं। अब ये आज जाके घर पे मैंने कहा ना कि सारा, सिर्फ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, सारा मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर मिलता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है। हाँ, हम सबसे ज्यादा चर्चा 12th में उसी की कर रहे होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर मिल रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ गए। इसलिए घर जाके उसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे। कंप्लीट हो गया सब लोगों का? चलो, जावा इसमें नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है और ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है, 8। इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स हमको बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू एज शोन इन फिगर। के क्यू स्क्वायर। तो है और किसी का? आंसर तुम लोगों को पहले नहीं होता, दिमाग नहीं लगा रहा है। तो आंसर बताने से क्या करते ना, तुम जुगाड़ लगाना, तुमको दिमाग नहीं, समझ गए? हाँ, 2k² बाई a स्क्वायर। तो आंसर तो नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि सही है गलत। तो इस सही आंसर नहीं दिख रहा है। 2√10 2√10 भी नहीं आएगा। 2√2 k²। हाँ, तो भाई अब ठीक थोड़ा सा आवाज आ रही है कि 2√2 आएगा। FBD बनाने आता है ना जी?
FBT का मतलब क्या है? इस पे सभी फोर्सेस दिखाएंगे हम पहले और इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होगा। सभी फोर्सेस इस पर दिखाने हैं हमको, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर है? इस डायरेक्शन में होगा। ये समझ में आया कि नहीं? लेट अस सपोज दिस फोर्स इज F, इसका फोर्स इस पे किधर होगा? तो हम मान रहे थे कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव माने थे, तभी नहीं लिखे। तो अब ये इसके अपोजिट नेचर का है तो ये अपने तरफ खींचेगा। क्या ये भी फोर्स F ही होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम हो गया। ये समझ आया कि नहीं? थर्ड चार्ज ये है, डिस्टेंस उतना ही है, चार्ज डबल हो गया तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डबल होगा। इसका तो वैल्यू डबल नहीं बना, सिर्फ एक ही चार्ज डबल हो रहा है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इस डायरेक्शन में कितना लगा? 2F। ये समझ में आ गया? बच्चा ये इसका फोर्स इस पर, अब ये अपने तरफ खींचेगा इसको, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है, इसलिए ये फोर्स इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हम लोगों का ये हो गया। अब इस पे लगने वाले 4 अलग अलग फोर्सेज हैं और इन सब का रिजल्टेंट हमको चाहिए। इन दोनों का पहले रिजल्टेंट अगर निकालें तो इसमें से ये माइनस होकर इधर कितना बचेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो इधर बचेगा, तो सिर्फ इस पे एक फोर्स इधर F आया और एक, समझ में आया कि नहीं? और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना? √2 है, और बाकी F का वैल्यू लिख दो। समझ गए? F के लिए हमको चाहिए डिस्टेंस, F is K into small q capital Q divided by A by √2 का होल स्क्वायर, and it is 2K capital Q small q divided by ये समझ में आएगा नहीं? हाँ, तो ये सब जल्दी से तभी आएगा जब वेक्टर आएगा, बता तो रहे हैं बार बार। अदरवाइज जो फार्मूला अभी तक बताएगा उसमें कोई दम है क्या? नहीं, सारा कुछ यहाँ दम जो दिख रहा है किसका है? वेक्टर का ही है। कंप्लीट हो गया सब होगा। अब मान लो कि ऐसे दे देगा, अब तुमसे पूछेगा कि इस पर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन किधर आया? लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट साइड में नहीं, तो लेफ्ट साइड में कोई एक्स वाई और एक्स वाई एक्सिस अगर डिसाइड कर देगा तो हम बोलेंगे -x में। अब ये सोचो कि अब ये जो इतना ही सोचने वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 3 से 4 मिनट खा जाएगा तुम्हारा, हुआ ना जी? एग्जाम में अगर सॉल्व करोगे तो कितना टाइम खाएगा ये? 3 से 4 मिनट खाएगा कि नहीं खाएगा? जो कि 1 मिनट में सोच के ही हम आंसर बता सकते थे। तो ये जो अभी इतना तेज हो पाया है किसकी वजह से? ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, हम इतनी बार प्रैक्टिस किए हुए हैं कि हमको स्ट्राइक करता है जल्दी जल्दी कि इसमें क्या करना चाहिए। समझ गए? हमसे ज्यादा बार तुम रिवाइज कर लो, हमसे अच्छा पढ़ा लोगे, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। हमसे ज्यादा बार तुम रिवाइज कर लो, तुम हमसे अच्छा पढ़ा लोगे। तो कहने का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। समझ गए? एक्सपीरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि ये आपके सर तो एकदम जादू, अरे जादू तो कुछ नहीं है, वो सब प्रैक्टिस ही है। समझ गया कि नहीं? हाँ, तुमको भी इतना बार प्रैक्टिस करोगे तुमको भी आने लगेगा।
ये कंप्लीट हो गया सब लोग का ना? इसमें चलो थोड़ा सा आगे, इसी के आगे बढ़ते हैं, फिर इसी तरह के फिर से क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी में लिखे थे कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मान लिया कि ये चार्ज है, ये लिखना नहीं है, चुपचाप अभी सुनना है। मान लिया ये हम लोगों का कोई चार्ज है, लेट अस सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने चारों तरफ क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब इसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस पर ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा, या हम यूं कहें कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेट अस सपोज दिस चार्ज इज क्यू नॉट। तो इसकी वजह से अब इस पे फोर्स लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आया, इसलिए ये इस पे फोर्स लगा रहा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर r डिस्टेंस पर अगर है तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, a कैपिटल Q, Q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है कि नहीं है। इस डिस्टेंस को हम चेंज करके 2r कर दें तो क्या अभी भी उतना ही फोर्स लगाएगा? नहीं। समझ आ रहा है? अब इसमें फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था कुछ और था, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा था किसकी वजह से, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना। समझ में आई? तो यहाँ पर इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। समझ आए कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर कितना है वो कौन बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। समझ आया कि नहीं? तो बेसिकली ये कुछ नया नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी है और कुछ नहीं। क्लियर होगा नहीं? अब ये हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है कितना, तो उसको डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर यूनिट चार्ज अगर रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर जितना ये फोर्स लगाएगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर। क्लियर होगा नहीं? यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे +1, तो इस पर जितना ये फोर्स लगा रहा होगा उसी को हम इस चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे। समझ गए? और उसको हम डिनोट करते हैं किससे? ई से, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। पहले समझ में आया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हाँ, क्योंकि ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड तरीका हमको नहीं चाहिए और हम ना जानना चाहते हैं ना बताते हैं। समझ गए? सीधा सीधा बस जानो और इस एप्लीकेशन सीखो। IIT में यही आएगा। हमको रिसर्च नहीं कराना है, क्या करना है? फार्मूला सीखना है, उसका एप्लीकेशन सीखना है। That's it। बाकी IIT में जाकर तुम रिसर्च करते रहना, आया किधर से किधर गया। अभी हमारा टारगेट वही है ना जी। अरे देखो वही क्या है कि कभी कभी होता है कि सर ये आया किधर से, ये क्या था वो क्या था। हम कहीं क्या जरूरत है, इतना काहे कर रहा है भाई? तुमको ज्यादा जानना होगा क्लास के बाहर आकर पूछना। पता चले कि उसके चक्कर में बाकी लोग कंफ्यूज में बैठे हैं। हमने बताने को बता दिया क्लास में, समझ में एक को आया, बाकी लोग कंफ्यूज हो गए ऊपर। लिखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज electric field intensity is a physical quantity which measures
electric field intensity is a physical quantity which measures the strength of electric field at any point due to a charge. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज force ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद ब्रैकेट में लिख लें ये हम जो फोर्स बोल रहे हैं कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज at a given point. आएगा। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, यहीं से ही समझ लेते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था और लेकिन हमको जो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चेक करना है वहाँ क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना है, समझना है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, अब यूनिट की जगह क्यू नॉट लिख लेते हैं, तो इसकी वजह से इसमें जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी किधर है, सेम डायरेक्शन में ही है, और ये हम लोग कहेंगे कि इधर ही हम लोगों का ई क्लियर हो गया। नेगेटिव चार्ज अगर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों का फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आएगा। तो यहाँ क्या देखने को मिला, जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इससे किधर, दूर की तरफ डायरेक्शन होगा, हमेशा उसका डायरेक्शन किधर है, उस चार्ज से दूर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसी की तरफ आगे। क्लियर वक्त नहीं। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर E का जो वैल्यू था, E इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस Q नॉट पे जितना फोर्स था उसको कैलकुलेट कर लें और Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, Q नॉट पे फोर्स निकाल लें पहले, और पर यूनिट चार्ज निकालना था तो Q नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर क्लियर। तो फोर्स ऑन Q नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव चार्ज, या Q नॉट ही बोलते। ये समझ में आया कि नहीं सबको पहले, तो डायरेक्शन पहले डिसाइड हो गया, समझ में आया कि नहीं, डायरेक्शन डिसाइड हो गया ये। अब डायरेक्शन डिसाइड हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो लिख सकते हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिसको हम लोग सिंपली E भी लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, तो यहाँ से E का वैल्यू कितना मिला, इट इज K कैपिटल Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये 1 बाई Q नॉट पहले से ही है, तो Q नॉट तो कैंसिल हो गया ना, तो
तो हम लोग कहेंगे कि 1 इक्वल टू 1 अपॉन K capital Q by R. This is the formula for electric field due to point charge. इसे point charge बना भी, ये हम लोग Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं ना, तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ये कहाँ तक लिखे थे सब लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force applied on. Okay. उसके बाद एक फार्मूला बस लिख लो, दैट इज यही से अब लिखना शुरू. हाँ, पहले ये लिखो, उसके बाद डायग्राम बना. ये पहले फार्मूला लिख लो, जो अभी हम लोग डिफिनेशन लिखे ना, उसके लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के बाद फिर ये डायग्राम बनाओगे और फिर यहाँ से कंटिन्यू करोगे. फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही सीधा सीधा हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं. समझ आ गया? हाँ, एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग बोलते बोलते उसको क्या बोलने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों का, ये यहाँ पर जो डायग्राम है, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज. क्या बोलते हैं इसको? ये टेस्ट चार्ज होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है. समझ आए कि नहीं? टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. इसका नाम ही टेस्ट है, क्योंकि इससे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है. समझ आए कि नहीं? इससे यही पता चल रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. समझ आया? चलो पहले सब लोग कंप्लीट कर लिए गए ये. अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अब ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज का हम लोगों का ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा इस चार्ज से दूर की तरफ होगा, और नेगेटिव का जो होगा हमेशा उसके तरफ आएगा. अब ये दिमाग में बैठ गया. अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कहीं है पहले से ही रैंडम इस डायरेक्शन में, ये कहीं पर भी ये किसी और चार्ज की वजह से प्रोड्यूस किया गया. समझ में आया कि नहीं? इसमें अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना जी. कितना? E/R². अरे E का वैल्यू अब दिया गया है कि E इतना ही है. तो इस फार्मूले से हम लोग फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं. अगर ये पता है और हमको फोर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, Q into E लिखेंगे कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? तो कहीं पर अगर E पता है और वहाँ चार्ज रखने पर हमको फोर्स पूछा गया, तो यहाँ से F का वैल्यू Q into E लिख सकते हैं. समझ आया कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर भी क्या लगेगा, फोर्स, और उस फोर्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, F = Q into E लिखेंगे. ये समझ में आया कि नहीं? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उतना फोर्स लगेगा, F = Q into इसमें लिखेंगे. इसको नहीं लिखना है, जो बोल रहे हैं वो लिखो. फोर्स ऑन
any charge, force on any charge placed in external field is given by F equal to Q into E. F equal to Q into E, where E is electric field. भैया बार बार इंटेंसिटी नहीं लिखा जाएगा, समझ में आया कि नहीं? सिंपल भाषा में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते रहेंगे इसको आप। लेकिन एक्चुअल में जो है उसका नाम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये अगर देखें तो यहाँ पर अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम हुआ, और लेकिन चार्ज अगर माइनस हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन ई के अपोजिट हो गया ना, क्लियर नहीं? तो हम लोग कहेंगे कि फोर्स यहाँ पर एक ई का डायरेक्शन है और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, समझ में आया? और दूसरा हम लोगों का केस क्या था, जब इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अब ये नोट कर लो, दिस इज ई और इसमें हम नेगेटिव चार्ज रखें तो इस पर जो फोर्स आया वो किधर? इस डायरेक्शन में। ये समझ में आया कि नहीं? ये जो फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही है और ये फोर्स इसके अपोजिट है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा, और नेगेटिव चार्ज जब रखेंगे इसी फील्ड में तो उसका फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो कितना है? Q इंटू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू ई ही होगा, समझा कि नहीं? बस ये साइन या पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन जो फोर्स का होगा वो किधर होगा। कंप्लीट हो गया सब लोगों का? तो इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम है। बस एक लाइन बस सुन लो क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया। ये जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं, इस पॉइंट पर इसका भी कुछ फील्ड होगा, इसका भी कुछ फील्ड होगा, इसका भी कुछ फील्ड होगा। अब मान लिया सभी पॉजिटिव चार्जेस है, इसका फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, इसका भी फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग होगा। अब नेट फील्ड इस पॉइंट पर चाहिए तो तीनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेक्टर सब निकालेंगे ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल अपना वेक्टर है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे चार्ज सिस्टम का निकालना है तो उसमें भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ फिर अगले क्लास में बोलना है अगली बार जब भी आओगे एकदम अच्छे से वेक्टर पढ़ के आओ, समझ में कि नहीं? तो आज जा करके इसमें तो एक होमवर्क में क्या है, तो चलो बस बोल देते हैं, सुन लो। इलस्ट्रेशन में हम लोगों का इलस्ट्रेशन 5 और 8 ये छोड़ करके बाकी सभी मॉड्यूल में कहाँ तक? हाँ पूरा बुक। अरे अभी हम लोग पहला सेक्शन ही तो पढ़े हुए हैं, सेक्शन 1। अरे जितना पढ़े उसी में से बोलेंगे जी। आपको क्या समझना है? अच्छा तुम समझ गए पूरा चैप्टर का ही? नहीं, सेक्शन 1 का। इसमें सेक्शन 1 में 5 और 8 छोड़ करके बना लेंगे, और उसमें से BPS 1 वर्ग से BPS 1 के लिए हम लोग का न्यूटन जो अप्लीकेबल है उसी को सॉल्व करना है।
तो कूलम्स लॉ वाला क्वेश्चन बना लो। हाँ भाई पहले मॉड्यूल बनाएगा बोला है क्या होता है